हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस अकाउंट के बारे में। इस वीडियो में हम करेंगे कि एनपीएस अकाउंट क्या होता है, कैसे हम इसको ओपन कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और इसमें हम किस तरीके से इन्वेस्ट करके टैक्स सेविंग जो है वो कर सकते हैं। एक्चुअली एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले जो है इस स्कीम को लॉन्च किया था, कुछ टाइम यानी कि कुछ ईयर्स पहले। उनका जो पर्पस था गवर्नमेंट का ये था कि जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ और जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको की पेंशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही हैं, उनके लिए ये स्कीम लेके आए थे ताकि वो जो है अपनी रिटायरमेंट एज को जो है सिक्योर कर सकें। इस स्कीम के अंदर जो है गवर्नमेंट ने सेक्शन 80 CCD 1B के अंदर जो है एडिशनली 50,000 रुपीज़ की जो है डिडक्शन अलाउड की है। ये हमारी जो है सेक्शन 80 CCD 1 और 80C के से अलग है। यानी कि अगर हम 80C और 80 CCD 1 दोनों को मिला के अगर हम 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो हम 80 CCD 1B के अंदर जो है एडिशनली 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस 50,000 के ऊपर जो है हम टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि एनपीएस अकाउंट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप जो है गूगल के अंदर एनपीएस को के नाम से सर्च कर सकते हैं, तो वो आपको एनपीएस एनएसडीएल के पोर्टल पे लेके जाएगा। वहाँ पे जो है आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट ओपन करने के लिए जो है आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो एंड बैंक अकाउंट की डिटेल जो है ये मैंडेटरी डिटेल्स हैं जो कि आपको इस अकाउंट को ओपन करते टाइम जो है सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आप आधार को बेस बना के इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस केस में जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो आधार ओटीपी के थ्रू जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस अकाउंट को जो है मैनेज करने के लिए एक्चुअली पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो अकाउंट एनपीएस का जो अकाउंट है इसके ये 2 तरीके से एक्टिवेट होता है। इसके अंदर क्या है कि आप जो भी फंड इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे उस फंड को जो है एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपके फंड को जो पेंशन फंड है इसको जो है इन्वेस्ट करता है। इसके अंदर जो है काफ़ी सारे फंड मैनेजर, जब आप इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते टाइम आपको काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स दिखेंगे जिसके अंदर एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक बैंक की तरफ से इस तरीके से काफ़ी सारे आपके जो हैं पेंशन फंड मैनेजर्स हैं। इन फंड मैनेजर जब आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो उस टाइम जो है आपको इस फंड मैनेजर को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका जो फंड जो भी आप इसको इन्वेस्ट करेंगे इसको जो है कौन सा फंड मैनेजर जो है मैनेज करे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप इसको कि आप जो है प्रॉपर फंड मैनेजर को सिलेक्ट करें। उसके लिए जो आप गूगल के अंदर सर्च कर सकते हैं कि पास्ट की परफॉर्मेंस जो है इन फंड मैनेजर ने कैसे दी है, ताकि आपको जो भी आप इन्वेस्ट करें उसके के अंदर जो है आपको टैक्स बेनिफिट्स के साथ साथ जो है एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको मिलते रहें। इसके अंदर जो है जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपसे दो ऑप्शंस आएंगे कि आप टायर 1 या टायर 2 किस तरीके से जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए अगर आप ये एनपीएस का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उस केस में जो है आपको टायर 1 सिलेक्ट करना है, ताकि आपको जो है जो फंड मैनेजर है आपका टैक्स सेविंग का जो पैसा है वो उसी हिसाब से इन्वेस्ट करेगा और इसको जो है आप 50,000 का उसके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। टायर 2 के अंदर क्या होता है कि एक वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होता है। इस फंड को आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है एनपीएस ये टायर 2 का जो इन्वेस्टमेंट्स होती है इसके अंदर जो है आप फंड मैनेजर के ऊपर भी छोड़ सकते हैं कि वो आपके पैसे को किस तरीके से मैनेज करें, या आप उसके अंदर जो है ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपना पैसा जो है वो किस किस फॉर्मेट में लगाना चाहते हैं। इसके अंदर जो आपका पैसा जो होता है वो इक्विटी, डेब्ट सिक्योरिटीज के अंदर जो है और कुछ पैसा जो है रियल एस्टेट के अंदर अगर आप उनको अलाउड करेंगे तो ये पैसा लगाया जाता है। जो टायर 1 का जो पैसा होता है उसको आप प्रीमेच्योर नहीं कर सकते, वो जो है आपको एट द एज ऑफ 60 जो है उसके बाद जो है कुछ पैसा आपको वन टाइम मिल जाएगा, बाकी जो है आपकी पेंशन के रूप में आपको मिलता रहेगा। अगर ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर आपने फंड जो है सबमिट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया और उसके बाद जो है जिसके नाम से एनपीएस अकाउंट खोला गया है अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो है जो उनके नॉमिनी हैं उनको पूरा पैसा जो है वो मिल जाता है। जो भी एज ऑन डेट जो भी उसकी वैल्यूएशन होगी इंक्रीज के साथ वो पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा।
ये भी एक तरीके से अगर आप कहना चाहें तो म्यूचुअल फंड की तरह ही है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिसमें आप उनको ये बता सकते हैं कि एक उनका जो टायर 1 है इसके अंदर जो है एक प्री स्पेसिफाइड क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आप जो है इक्विटी के अंदर जो है 75% से ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते, बाकी का जो पैसा है जो आपका डेब्ट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा के अंदर जो है वो पैसा लगेगा। तो अगर आपको सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेना है तो आप टायर 1 के अंदर लगा सकते हैं पैसा, और अगर आप टायर 2 के अंदर पैसा लगा सकते हैं तो इसमें आपको कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन ये पैसा जो है आपका फंड मैनेजर मैनेज करके देगा। और इसके अंदर जो टायर 2 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें 2 to 3 डेज का टाइम जो है वो फंड मैनेजर जो है उसको लिक्विडेट करने के लिए लेते हैं। उसके बाद जो है वो पैसा आपको जो है 2 या 3 डेज वर्किंग डेज के बाद जो आपको वो पैसा मिल जाएगा। लेकिन टायर 1 के अंदर जो है वो पैसा आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं और एडिशनल जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। मान के चलिए अगर किसी पर्सन का 30% के स्लैब रेट के अंदर अगर वो आता है तो अगर इस 50,000 रुपीज़ अगर वो एनपीएस के अंदर लगाता है तो उसको जो है मोटा मोटा 15,000 के अप्रॉक्स तो जो है टैक्स की डिडक्शन मिल गई, और जो एक्रूअल है जो उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके ऊपर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो भी रेट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो है आपको एनपीएस के अंदर जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।